हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शीत युद्ध का दौर। तो आइए देखते हैं दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। और हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता आंदोलन पर। इस दृष्टि पर विचार किया गया है कि किस तरह इन्होंने दोनों राष्ट्रों के दबदबे की चुनौती दी। और गुटनिरपेक्षता देशों ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा भी करेंगे। और अंत में गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं शीत युद्ध के दौर में। पहला पॉइंट आता है क्यूबा मिसाइल संकट। पहले क्यूबा मिसाइल संकट की बात करने से पहले हम क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेशव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी हैं। अब क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं। क्यूबा अमेरिका से तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और क्यूबा उसे वित्तीय सहायता देता था। और सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेशव क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। सन 1962 में निकिता खुर्चेशव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीक के निशाने की सेवा में आ गया था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने और भनक अमेरिकी को 3 हफ्ते बाद लगी। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि युद्ध हो। और वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि निकिता खुर्चेशव मिसाइल और परमाणु हथियार वहां से हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगली बेड़ों को आगे करके और क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोक दिया जाए। इस तरह अमेरिकी जहाज़ों और सोवियत संघ के मामले में प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। और ऐसी स्थिति में यह लगा कि अब युद्ध होकर ही रहेगा और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका के रूप में पूरी दुनिया बेचैन कर दी थी। और यह टकराव कोई आम टकराव नहीं था क्योंकि दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका टकराव पे थी। और अंत में दोनों पक्षों के युद्ध टलने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। और सोवियत संघ ने जहाजों ने तो अपनी गति धीमी कर ली और नहीं तो वापसी का रुख ले लिया। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत और समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब हम पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं जो सन 1914 से 1918 के बीच हुआ। और पहले विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को ढला दिया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा गंभीर पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच, दूसरे विश्व युद्ध सन 1939 और सन 1945 के बीच समाप्ति हुई। मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहे देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे। और ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। और इस युद्ध ने पूरे विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। और यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला गया और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और बर्मा यानी म्यांमार था, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक भी था। और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद विश्व युद्ध का अंत हुआ और अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। और ऐसे में बम गिराना उसने जरूरी समझा क्योंकि वो सोवियत संघ को यह जाहिर करना चाहता था कि मैं ही सबका बाप हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है क्योंकि उसमें युद्ध नहीं होता और युद्ध की संभावना बनी रहती है। युद्ध के बादल छा रखे होते हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ करने के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ऐसे ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो हमारा जो दुनिया है दो खेमों में बढ़ गई, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। और इसी को दो ध्रुवीय
विश्व का आरंभ करते हैं। पहली दुनिया जो अमेरिका थी और दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ थी। और अमेरिका ने 1900 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना करी, जिसमें 12 देश शामिल थे। और इस संगठन ने घोषणा की कि अगर इसमें देश को कोई भी हमला होता है इन 12 देशों में, तो हम पे हमला माना जाएगा। और इसी के विपक्ष में सोवियत संघ ने वार्सा संधि 1955 में सोवियत संघ द्वारा अगुवाई में ये स्थापना हुई। और दो ध्रुवीय विश्व में ये बढ़ गया। ये दोनों ये जताना चाहते थे कि कौन सबसे ताकतवर है। अमेरिका और सोवियत संघ अपने हथियारों की होड़ में लग गए। और मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहता हूँ, जो पीले रंग के हैं ये पहली दुनिया अमेरिका और बहुत शक्तिशाली देश। और जो दूसरी दुनिया है ये रेड रंग से जो हो रखा है ये दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया वो है जो गुटनिरस्ता आंदोलन में शामिल थी। इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अब आइए आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट पे, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए और क्यूबा के जिस मिसाइल संकट के इस हमले की शुरुआत हुई, इनमें से कुछ शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संकटों की लड़ाइयों की परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। इसी को शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। शीत युद्ध के दायरे के कुछ पॉइंट में ये बातें: 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, 1950 में कोरिया का संकट आया, और 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप करता रहा अमेरिका, और 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट जो मैंने अभी आपको बताया। ये थे शीत युद्ध के दायरे, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई हुई, देश लड़े छोटे मोटे आपस में, लेकिन किसी भी देश ने या विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची रही। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, दो ध्रुवीयता की चुनौती और गुटनिरपेक्षता ने क्या भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्षता के एशियाई और अफ्रीका और लैतिनी अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों का तीसरा विकल्प दिया। और यह विकल्प था कि दोनों महाशक्तियों गुटों से अलग होने का। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जॉर्ज बर्ज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की गहरी दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक बैठक बुलाई और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनकुरुमा ने इसको जोरदार समर्थन दिया। ये पांच नेता गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कहलाए। और पहला गुटनिरपेक्षता आंदोलन का सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। और ये बहुत बड़ी विकल्प था, क्योंकि जो छोटे देश थे वो अपना किसी गुट में ना जाएं और अपना ही गुट अलग बनाएं। और इन्हें तीसरी दुनिया कहा गया कि गुटनिरपेक्षता के शामिल देश वाले हैं, उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से भी पुकारने लगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, नव स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था। ये क्या थी और कैसे लाई गई थी नव स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था, अब हम इसके बारे में देखते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। और इन देशों में सामने कुछ मुख्य चुनौतियां थी। आर्थिक रूप से विकसित नहीं थे और विकास तथा अपनी जनता को गरीबी से उभारने की नव स्वतंत्र देशों की आबादी से लिहाज से आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था इनका। तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली के सुधार का प्रस्ताव किया गया था। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधार से अल्प विकसित देशों ने अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी के देशों से करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अल्प विकसित देशों की वो पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों ने मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों की भूमिका बढ़ेगी। ऐसे ही करके नव अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था थी वो अपनाई गई और अल्प विकसित देशों को भी आगे का बढ़ने का मौका मिला। अब जो लास्ट पॉइंट है कि भारत और शीत युद्ध, भारत ने शीत युद्ध की क्या भूमिका निभाई, तो आइए आप देखते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने दो स्तर पर भूमिका निभाई। पहला स्तर, भारत के सजग और संयुक्त रूप से वे अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे बंद से अलग रखा। और दूसरे, भारत के उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया कि हम नहीं जाएंगे। और भारत की नीति कई नकारात्मक
थी और वह निष्क्रियता की, और नेहरू ने विश्व को याद दे दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, वे अपने को सबसे अलग रखेगी और किसी गुट में शामिल नहीं होगी। और भारत जो गुटनिरपेक्षता के शामिल देश है इसमें से भी एक रहा है, और भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व भी किया और अपने राष्ट्रीय हितों का को पूरा किया, और दोनों महाशक्तियों का मतभेदों को दूर करने का भी प्रयास किया, और ये बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम लास्ट सशस्त्र नियंत्रण संधियों के बारे में आते हैं। एलटीबीटी, सीमित परमाणु परिसर संधि, जो 5 अगस्त 1963 में की गई। इस संधि का उद्देश्य था कि वायुमंडल और भारी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण का प्रतिबंध लगाया गया इस संधि द्वारा। और दूसरी संधि थी एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, 1 जुलाई 1968 में ये लागू करी गई, और 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और पूर्वी सोवियत संघ ही और परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, अन्य कोई देश नहीं। और भारत ने भी इसका जोरदार विरोध किया कि हम सिर्फ इसका करेंगे परीक्षण, लेकिन हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये संधि तब लागू थी। अब तीसरी संधि पे आते हैं, स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, फर्स्ट जो थी 31 जुलाई 1991 में की गई, और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव, जो घातक हथियारों और परिसीमन को करने के लिए और हथियारों को कम करने के लिए ये संधि को लागू करा गया। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड 3 जनवरी 1993 में करी गई, और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन ने इस संधि को किया कि हम हथियार कम करेंगे और हथियार ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और ये सब थी। तो बेहद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने बहुत सी जानकारियाँ शीत युद्ध के दौर में ये रही हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा।